प्यारे बच्चों, नमस्कार। जेसीईआरटी के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। मैं अनुपमा आज आप लोगों के साथ आप लोगों की विज्ञान की पुस्तक विज्ञान की बातें के अध्याय 17 के पाठ पवन, तूफान और चक्रवात पर चर्चा करूंगी। बच्चों, यह इस पाठ का दूसरा वीडियो है और आज इस भाग में हम लोग जानेंगे वायु में पवन धाराएं किस प्रकार उत्पन्न होती हैं। तो इसके दो प्रमुख कारण हैं, भूमध्य रेखीय और ध्रुवीय क्षेत्रों का असमान रूप से गर्म होना तथा थल और जल का असमान रूप से गर्म होना। और साथ ही हम लोग इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि मानसूनी पवन किसे कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रकृति में अनेक ऐसी स्थितियां आती हैं जहां किसी स्थानीय क्षेत्र से वायु गर्म होने के कारण ऊपर उठती है। जब वायु गर्म होती है तो ऊपर उठती है और ऐसी स्थिति में उस स्थान का वायु दाब कम हो जाता है। परिणाम स्वरूप उस स्थान के आसपास के क्षेत्र से ठंडी वायु प्रवाहित होकर उस स्थान पर जाने लगती है। इससे वायु में संवहन धारा स्थापित होती है, मतलब उच्च दाब से निम्न दाब की ओर वायु चलने लगती है और इसे ही हम लोग पवन धाराएं कहते हैं। तो बच्चों, पवन धाराएं पृथ्वी के असमान रूप से गर्म होने के कारण उत्पन्न होती हैं। ऐसा निम्नलिखित स्थितियों में होता है। भूमध्य रेखीय और ध्रुवीय क्षेत्रों का असमान रूप से गर्म होना, भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों को सूर्य की अधिकतम ऊष्मा मिलती है। सबसे ज्यादा गर्मी यहीं पर पड़ती है क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो इससे इन क्षेत्रों में पृथ्वी के सतह के निकट की वायु गर्म हो जाती है। और आप लोग जानते हैं बच्चों कि जब वायु गर्म होती है तो वायु ऊपर उठती है। इससे यहाँ पर निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। तो इस निम्न दाब के क्षेत्र की ओर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से वायु भूमध्य रेखा की ओर चलने लगती है। इस प्रकार उत्पन्न पवन धाराएं उत्तर और दक्षिण से भूमध्य रेखा की ओर बहती हैं। इसी तरह ध्रुवों पर बहुत ज्यादा ठंड होती है तो यहाँ उच्च दाब का क्षेत्र होता है, जबकि 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर अपेक्षाकृत गर्म होती है। तो वायु दक्षिणी ध्रुव से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की ओर और उत्तरी ध्रुव से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश की ओर चलती है। इस प्रकार वायु का प्रभाव ध्रुवों से अपेक्षाकृत गर्म क्षेत्रों की ओर 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की ओर होता है। इसी प्रकार हम समझ सकते हैं कि 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में निम्न दाब के कारण 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश की ओर और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की ओर भी पवन धाराएं चलती हैं। पवन के प्रवाह की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर या दक्षिण से उत्तर की ओर होती है और ऐसा पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होता है। तो जैसा कि बच्चों आप लोग देख रहे हैं, निम्न दाब का क्षेत्र होने के कारण भूमध्य रेखा पर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से पवन धाराएं चलती हैं। इसी तरह 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में भी निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से और ध्रुवों से वायु इस तरफ चलती है और इसी तरह 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से और उत्तरी ध्रुव से वायु 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश की ओर चलती है। तो यहाँ पर बच्चों आप लोग पवन धाराओं के चलने की दिशाएं देख रहे हैं। पवन धाराओं के उत्पन्न होने का दूसरा कारण है थल और जल का असमान रूप से गर्म होना। बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा है कि गर्मियों में थलीय क्षेत्र अधिक तेजी से गर्म होता है और अधिकांश समय थल का ताप समुद्र की अपेक्षा अधिक रहता है।
तो थल में वायु जो है यह गर्म होकर ऊपर उठती है और जिससे कि थल में निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। तो इस निम्न दाब के क्षेत्र को भरने के लिए पवन समुद्र से थल की ओर चलती है। ग्रीष्म ऋतु में पवन जो है यह समुद्र से थल की ओर चलती है और इसे ही हम लोग मानसूनी पवन कहते हैं। बच्चों, आप लोग जानते हैं मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है, जिसका अर्थ है ऋतु। सर्दियों में ठीक इसके विपरीत हो जाता है। सर्दियों में समुद्री क्षेत्रों में कम दाब होता है, जबकि थलीय क्षेत्रों में उच्च दाब होता है। तो सर्दियों में थल से समुद्र की ओर हवाएं चलती हैं। बच्चों, यहाँ पर आप लोग भारत का मानचित्र देख रहे हैं। गर्मी के महीनों में, मतलब कि जुलाई से सितंबर माह तक राजस्थान में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने के कारण यहाँ निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। यहाँ की हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ जाती हैं और इस निम्न दाब के क्षेत्र की ओर समुद्र के उच्च दाब की तरफ से हवाएं चलने लगती हैं। तो ग्रीष्म काल में दक्षिण पश्चिम दिशा से मानसून निर्मित होता है और यह मानसूनी पवन हिंद महासागर से काफी जलवाष्प लेकर आता है। इसीलिए बच्चों, आप लोग जानते हैं कि भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण जुलाई से सितंबर महीने में भारी वर्षा होती है। लेकिन जाड़े के दिनों में यह उल्टा हो जाता है। जाड़ों में थल में उच्च दाब रहता है, जबकि समुद्र की ओर निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। तो सर्दियों में हवाएं जो है यह थल से समुद्र की ओर चलती हैं। चूंकि हवाएं थल से समुद्र की ओर चलती हैं, इसलिए इनमें जल वाष्प की मात्रा बहुत कम होती है या नहीं के बराबर होती है और इसीलिए ये हवाएं जो है ये अपने साथ वर्षा नहीं कराती हैं, ये सूखी होती हैं और इसे हम लोग उत्तर पूर्वी मानसून या लौटता मानसून भी कहते हैं। यहाँ पर आप जनवरी माह में भारत में मानसूनी पवन की स्थिति देख रहे हैं। इसे हम लोग उत्तर पूर्व मानसून कहते हैं। तो बच्चों, अब आप लोगों ने देखा कि पवन धाराएं किस प्रकार उत्पन्न होती हैं। तो क्या ये पवन धाराएं किसी प्रकार हमारी मदद भी करती हैं? बिल्कुल करती हैं बच्चों। समुद्र से आने वाली गर्म मानसून हवाएं अपने साथ जल वाष्प लाती हैं, जिससे वर्षा होती है। वर्षा हमें आनंद का अनुभव कराती है और हमारे देश में, विशेषकर झारखंड में, किसान अपनी फसल के लिए प्रमुख रूप से वर्षा पर निर्भर करते हैं। परंतु वर्षा सदा सुखदायी नहीं होती है। कभी कभी वर्षा अनेक समस्याओं को भी जन्म देती है। जैसे बहुत ज्यादा वर्षा होने से बाढ़ आ जाती है, जिससे फसलों के साथ साथ जान माल को भी क्षति पहुंचती है। कुछ प्राकृतिक घटनाएं ऐसी परिस्थितियों को जन्म देती हैं जिनसे कभी कभी आपदाएं आती हैं और ये आपदाएं मनुष्यों, जंतुओं एवं पौधों के लिए संकट पैदा कर देती हैं, जैसे कि तड़ित झंझा, थंडर स्टॉर्म, चक्रवात, साइक्लोन, टोर्नेडो। तो बच्चों, इनके बारे में हम लोग अगले भाग में जानेंगे। तो अगले भाग में हम लोग जानेंगे तड़ित झंझा क्या है, तड़ित झंझा के समय हमें किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए, तड़ित झंझा कैसे चक्रवात बन जाता है, साथ ही हम लोग चक्रवात की संरचना और चक्रवातों द्वारा होने वाले विनाश पर भी चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।